शिक्षा वो रक्षक है जो आपके सपनों को साकार में बदल देती है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि शिक्षा के बिना कोई भी सपना साकार नहीं हो सकता। चाहे आप कितना भी बड़ा या छोटा सपना देख लो, हर एक सपने का आधार आपकी शिक्षा ही है। जय हिंद साथियों, मैं जय ओझा आपका स्वागत करता हूं तैयारी टाइम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और आपके एग्जाम्स की इस जर्नी में मैं आपके साथ हूं। तो करंट अफेयर्स की तैयारी साथ मिलकर करेंगे, हर एक क्वेश्चन पे वार करेंगे, देखेंगे कि कितनी औकात है क्वेश्चंस में कि हम उनको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन आपके लिए यहां पे क्या रहने वाला है। ठीक है बच्चे, चलिए। द 12 डिजिट आधार नंबर इज लीगली रिकॉग्नाइज्ड अंडर विच एक्ट। यहां पर आधार कार्ड की बात की जा रही है। ठीक है, आधार कार्ड में 12 डिजिट होते हैं, आप सभी को पता है बच्चे। आधार कार्ड में कितने डिजिट होते हैं? 12 डिजिट होते हैं, है ना। तो आधार कार्ड का जो आधार कार्ड का जो हमारा डिजिट है, आधार कार्ड का, ठीक है, कितने डिजिट होते हैं? 12 डिजिट होते हैं। ठीक है, याद रख लेगा, उन्हीं 12 डिजिट की यहां पे बात हो रही है। उनको लीगली यानी कानूनी तौर पे किस एक्ट के अंदर में मान्यता मिली थी? यानी कि एक ऐसा एक्ट पास किया गया था जिसमें यह कहा गया था कि ये जो 12 नंबर का आधार कार्ड नंबर है, ये आज से आपकी पहचान है कानूनी तौर पे। ठीक है, किस एक्ट के जरिए कहा गया था? आईटी एक्ट 2000, आधार एक्ट 2016। आधार में कुछ और एलोबरेटेड है, जैसे कि टारगेटेड डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर सब्सिडीज बेनिफिट्स एंड सर्विसेज एक्ट 2016, या फिर आप इसको आधार एक्ट 2016 के नाम से भी जानते हो। डिजिटल इंडिया एक्ट 2015, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। ठीक है बच्चे, तो यहां पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपके दिमाग में यह सवाल आ रहा होगा कि सर ये जो एक्ट है क्या बता रहा है? ठीक है, आधार टारगेटेड डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर सब्सिडीज बेनिफिट एंड सर्विसेज एक्ट 2016, और आप कह रहे हो कि ये जो 12 डिजिट का हमारा आधार कार्ड नंबर है ये 2016 से लागू हुआ है, जबकि हम तो 2009 से ही आधार कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। आधार कार्ड का इस्तेमाल हम लोगों ने 2009 से ही शुरू कर दिया है, तो ये 2016 का क्या खेल है सर? तो चलिए बच्चे इस जर्नी को देखते हैं। सबसे पहले आधार कार्ड की जो शुरुआत हुई थी, याद रखिएगा कब हुई थी? आधार कार्ड की शुरुआत 2009 में हुई थी। ठीक है बच्चे, आधार कार्ड की शुरुआत 2009 में हुई थी। ऐसा हुआ था कि कोई एक पहचान दे दी जाए हमारे भारत के नागरिकों को, हमारे भारत के सिटीजन्स को, कि वो कहीं पर भी उस पहचान का इस्तेमाल कर सकें, और सबके पास एक ही पहचान होना चाहिए। याद रखिएगा, ड्राइविंग लाइसेंस 18 साल से ऊपर वालों के पास है। ठीक है, हमारे पास हो सकता है भाई, क्योंकि हम 18 साल से ऊपर हैं। जो 18 साल से नीचे हैं उनके पास क्या पहचान है? ठीक है, लेकिन अगर मैं उनका बैंक अकाउंट खुलवाना चाहता हूं तो पहचान की जरूरत पड़ेगी ना। तो यहां पे क्या किया गया? एक ऐसा आधार कार्ड लेके आया गया जो कि पैदा हुए बच्चे से लेकर के मरते दम तक लोगों की पहचान बनाएगा, उसमें उम्र की कोई सीमा नहीं होगी। इसलिए यहां पे एक आधार कार्ड का कॉन्सेप्ट आया और फिर बनाया गया क्या? UIDAI। इसका मतलब क्या होता है? यूनिक, एक डिपार्टमेंट बनाया गया, यूनिक आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन, याद रखना एक एक बात को। ठीक है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, अथॉरिटी ऑफ इंडिया, याद रखेगा। क्लियर पॉइंट यहां पे, इसका मतलब ये है। ठीक है, फिर बनाया गया UIDAI, और UIDAI को काम सौंपा गया आधार से रिलेटेड हर काम कौन करेगा? UIDAI, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है बच्चे, अब इसने 2010 से शुरुआत कर दी काम करना, 2010 से काम करना शुरू कर दिया। किसने? आधार कार्ड ने काम करना शुरू कर दिया। ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन शुरुआत में आधार कार्ड लीगली फ्रेमवर्क नहीं था, यानी कानूनी दर्जा प्राप्त नहीं था आधार कार्ड को। यह सिर्फ और सिर्फ एक स्कीम थी। ठीक है, एक स्कीम के तौर पे काम करता था ये, यानी कि स्कीम का मतलब जो सरकार की स्कीम्स आती है ना, ठीक है, उस स्कीम के तौर पे काम करता था आधार कार्ड। जैसे कि राशन कार्ड लेने जाना है, ठीक है ना, आधार कार्ड स्कीम के जरिए आपको आधार कार्ड दिया जाएगा, और उस आधार कार्ड का इस्तेमाल आप लोग जाके क्या कर सकते हो? राशन लेने में, सरकारी अस्पतालों में इलाज करवाने में, या कोई भी सरकार की सुविधाओं का लाभ उठाने में आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है बच्चे, अब जरूरत पड़ी कि इसको कानूनी दर्जा कैसे प्राप्त हो। चलिए, तो बहुत डिबेट चली, बहुत सारी बातें भी हुई, और 2016 में
2016 में इसको लीगल फ्रेमवर्क दिया गया, यानी कि कानूनी दर्जा दिया गया। ठीक है, यानी कि कानूनी दर्जा दिया गया पार्लियामेंट के द्वारा, याद रखना। ठीक है, 2016 में, यानी लीगल फ्रेमवर्क फॉर इंग्लिश मीडियम, लीगल फ्रेमवर्क दिया गया। क्लियर पॉइंट, यहां पे इनको कानूनी दर्जा प्राप्त करवाया गया। लेकिन अभी भी डिबेट चल रही थी, बहुत सारी डिबेट चल रही थी, लेकिन संविधान ने तो बोल दिया कि भैया लीगल फ्रेमवर्क 2016 से हम लोग लागू करवा रहे हैं। ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ बोल दिया ना 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 ना, अभी और डिबेट बाकी है। क्यों? इसलिए डिबेट बाकी है कि आधार कार्ड में आप अंगूठा लेते हो, आधार कार्ड में हमारी आंखों की रेटिना ले लेते हो, हमारी पूरी प्राइवेसी आधार कार्ड के अंदर में है, और वो आधार कार्ड आप बोलते हो कि जाके किसी भी बैंक अकाउंट में आप दे दो। हमारी प्राइवेसी का क्या, किस बात से हम संतुष्ट हों कि आप हमारी प्राइवेसी का ध्यान रखोगे सर? ठीक है, बहुत सारी डिबेट उठी। फिर आगे चल के 2018 के अंदर में, याद रखना 2018 के अंदर में सुप्रीम कोर्ट ने, याद रखना सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी तौर पे इसको पास कर दिया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी तौर पे इसको पास किया कि हाँ भैया ठीक है, अब इसमें कोई कमी नहीं है। ठीक है, अब आप इसको क्या कर सकते हो? इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है बच्चे, तो जो एक्ट पास होता है ना वो पार्लियामेंट से होता है, याद रखना। सुप्रीम कोर्ट एक्ट पास नहीं करेगा, याद रखिए। तो यहां पे एक्ट कौन सा था? आधार एक्ट 2016, यानी कि एक स्कीम के तौर पे पहले आधार कार्ड काम करता था, उसको कानूनी फ्रेमवर्क में लाने के लिए पार्लियामेंट से पास भी तो करवाना पड़ेगा ना जनाब। तो पार्लियामेंट से पास कब हुआ था? 2016 में पास हुआ था और एक्ट बन गया था। अब इसमें देखते हैं अंदर क्या है। आधार एक्ट 2016, ये तो आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, लेकिन यहां पे आपको कुछ डेफिनेशन भी दे रखा है। आधार का इस्तेमाल कहां होगा ये भी बताया गया इस एक्ट में। टारगेटिंग डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल, यानी कि सरकार फाइनेंशियल हेल्प देना चाहती है, वित्तीय सहायता देना चाहती है अपने नागरिकों को, तो इस आधार कार्ड के जरिए देगी। जैसे कि आपको पता है कोरोना में, कोविड में जो हम फंस गए थे बहुत सारे ऐसे लोग, तो सरकार 1,000 रुपए अकाउंट में ट्रांसफर कर रही थी। ये क्या है? फाइनेंशियल हेल्प है, वित्तीय सहायता है। तो उसमें आधार कार्ड नंबर मांगा गया था, समझे आप लोग? तो यहां पे सरकार जो कोई भी वित्तीय सहायता देगी, फाइनेंशियल हेल्प देगी, तो वो आधार कार्ड के जरिए देगी। पहला पॉइंट ये है। दूसरा, सब्सिडी मिलेगा आपको, जैसे आप सिलेंडर खरीदते हो तो सब्सिडी मिलता है, वो भी आधार कार्ड के जरिए मिलेगा। या फिर और भी सरकार की कोई सर्विसेज हैं, वो सब आपको आधार कार्ड के जरिए मिलेगा। ठीक है बच्चे, तो आपको कंफ्यूजन में नहीं आना है कि आधार कार्ड तो 2009 में बनाया गया था सर, ये आप अलग ही कहानी बता रहे हो। नहीं बच्चे, कहानी बिल्कुल यही है। आधार कार्ड की जर्नी ऐसे ही आई है यहां तक। ठीक है बच्चे, चलिए, तो ये था आपका आधार कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन। अच्छा हाँ, चलिए एक और चीज आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। UIDAI यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कब लॉन्च हुआ था ये मैं आपको बता चुका हूं। इसके चीफ का नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अब आप देखिए आपको कैसे लिखना है। ठीक है बच्चे, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम 15 सितंबर 2025, 2025 सितंबर से हम रिवाइज करने वाले हैं, यानी आरबीआई रिवाइज करने वाला है पर ट्रांजैक्शन यूपीआई लिमिट फॉर कैपिटल मार्केट, इंश्योरेंस एंड ट्रेवल पेमेंट। अब देखिए क्या है ये। ठीक है, जो हम यूपीआई करते हैं ना, हम लोग चाय पीते हैं 5 रुपए की, 7 रुपए की, 10 रुपए की। ठीक है, तो हम लोग का यूपीआई करके पेमेंट कर देते हैं। क्लियर पॉइंट, ये उसी यूपीआई की बात कर रहा है, ये उसी यूपीआई की बात कर रहा है। ठीक है, कौन? यहां पे देखिए, ये उसी यूपीआई की बात कर रहा है। तो यूपीआई में लिमिट होती है पेमेंट करने की, है ना। अब दिन में 5 बार पेमेंट करते हो, 6वीं बार बोलता है कि ट्रांजैक्शन की लिमिट खत्म होगी। वैसे ही रुपए की भी लिमिट होती है कि आप कितने रुपए खर्चा कर सकते हो। ठीक है, ये रुपए की भी लिमिट होती है। तो वही ये कह रहा है क्या, यूपीआई की जो लिमिट है, ठीक है, बढ़ा दी गई है 15 सितंबर 2025 से। किन किन मामलों में? तो कैपिटल मार्केट के मामलों में, इंश्योरेंस लोगे तो उसके मामले में, ट्रेवल पेमेंट करोगे तो उसके मामले में। क्लियर है पॉइंट यहां पे? तो कितने की लिमिट बढ़ा दी गई है, सवाल आपका ये है। ठीक है, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख। चलिए अब सवाल पे एक बार फिर गौर करते हैं, सवाल को और शुरू से समझने की कोशिश करते हैं। 15 सितंबर से यहां पे पर ट्रांजैक्शन, यानी कि एक जो ट्रांजैक्शन है ना, पर ट्रांजैक्शन, एक बार में आप कितना ट्रांसफर कर सकते हो, उसकी ये बात बता रहा है। ठीक है, यूपीआई लिमिट कितनी है। चलिए, तो अब इससे पहले क्या था वो देख लेते हैं। इससे पहले देखिए 2 तरीके से पेमेंट होती है। ठीक है, एक होती है पर्सन टू मर्चेंट, पर्सन टू मर्चेंट। एक क्या होती है? पर्सन टू मर्चेंट हम लोग पे करते हैं,
पर्सन टू मर्चेंट। इसका मतलब क्या होता है, मैं एक आम इंसान हूं, मैं कुछ खरीद रहा हूं किसी व्यापारी से, तो उसको पेमेंट करूंगा, राइट, उसको पेमेंट करूंगा, ठीक है, इसको बोलते हैं पर्सन टू मर्चेंट। इसमें 1 लाख तक की लिमिट हुआ करती थी, ठीक है। किस सेक्टर्स में, अगर आप लोग कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो, कैपिटल मार्केट यानी कि शेयर्स बॉन्ड्स वगैरह में, ठीक है, तो कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपकी वन टाइम की लिमिट कितनी थी कैपिटल मार्केट में, 1 लाख की। क्लियर पॉइंट, पहले याद रखिएगा, 1 लाख तक की लिमिट थी, ठीक है। उसके बाद आप इंश्योरेंस लेते हो तो आप पे कर सकते हो 1 लाख, ठीक है, इंश्योरेंस लेते हो तो 1 लाख आप पे कर सकते हो एक बार में, ठीक है। उसके बाद आप ट्रेवल करते हो, यात्राएं करते हो, फॉरेन टूर चले गए, मॉरिशस घूमने चले गए भाई साहब, यूएस चले गए, इंग्लैंड चले गए, थाईलैंड चले गए, ठीक है, तो यहां पे उस पे भी आप सिर्फ एक बार में कितना, 1 लाख रुपए पे कर सकते थे, ठीक है। ट्रेवल करे तो 1 लाख का पेमेंट कर सकते थे, ये आपको अभी तक हुआ करता था, ठीक है। किसमें, पर्सन टू मर्चेंट में, और पर्सन टू पर्सन में भी 1 लाख का ही हुआ करता था, ठीक है। यानी कि मैं एक पर्सन हूं, आप भी एक पर्सन हो, ठीक है, हमारे को कोई लेन देन हुआ, यार एक काम करना भाई 2 लाख रुपए भेज दे यार, ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूं, अरे नहीं यार 2 लाख तो नहीं जाते, 1 ही लाख जाते हैं मेरे भाई, तू आम इंसान है, ठीक है, तू मेरा दोस्त है, 1 ही लाख भेज सकता हूं। हाँ, तू व्यापारी होता तो व्यापारियों को एक अलग सा डब्बा मिलता है जिसमें बोलता है ना, ठीक है, पेटीएम पर 5 लाख रुपए प्राप्त हुए, इतने हो ही नहीं सकते, ठीक है, बट ऐसा बता रहे हैं, ठीक है, पेटीएम पर 2000 रुपए प्राप्त हुए, उस केस में मैं आपको दे सकता था 1 लाख रुपए यार, ठीक है, लेकिन अभी नहीं दे सकता, ठीक है। तो यहां पे 2 लाख रुपए दे सकता था लेकिन अभी नहीं दे सकता, ये है। तो 1 लाख रुपए लिमिट थी पर्सन टू पर्सन, और 1 लाख रुपए ही लिमिट थी पर्सन टू मर्चेंट। लेकिन इसको बढ़ा करके, वही आपका सवाल है, बढ़ा करके किस केस में, कैपिटल मार्केट के केस में, इंश्योरेंस के केस में, ट्रेवल के केस में, ठीक है, बढ़ा करके कितना कर दिया गया है, 5 लाख का कर दिया गया है, याद रखना। यानी कि अब अगर आप किसी मर्चेंट को पेमेंट करोगे तो 1 क्लिक में कितना कर सकते हो आप, 5 लाख का पेमेंट कर सकते हो। लेकिन याद रख लेना, ये वाला जो है ना पर्सन टू पर्सन, ये 1 लाख ही है, ठीक है, अनचेंज्ड है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। लेकिन यहां पे पर्सन टू मर्चेंट वाले में चेंज कर दिया गया है, 1 लाख से बढ़ा करके 5 लाख कर दिया गया है। ये याद रखना, 1 क्लिक की बात है, 1 क्लिक, ठीक है। लेकिन यहां पे 24 घंटे की बात करते हैं, यानी एक दिन में कितना पेमेंट कर सकते हो। 1 क्लिक का मतलब एक बार किया 5 लाख है, दिन में 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख कर करके कितना पेमेंट कर सकते हो, याद रखना। तो दिन में जो आपका ज्वेलरी है, ठीक है, ज्वेलरी वाला केस है, ज्वेलरी में आप कितना पे कर सकते हो, टोटल 6 लाख तक का पे कर सकते हो, ठीक है। ट्रेवल वाले में आप 6 लाख तक का पे कर सकते हो, ठीक है, 6 लाख तक का पे कर सकते हो, और बचा हुआ सारा जो भी है ना, इन सब में आप टोटल 10 लाख तक का पेमेंट कर सकते हो, ठीक है, एक दिन में। लेकिन 1 क्लिक में, वन टाइम, एक बार में सिर्फ 5 लाख का ही पेमेंट कर सकते हो। क्लियर पॉइंट बच्चे, यहां पे ये यूपीआई ने कुछ चेंजेस किए हैं। चलिए अब यूपीआई से रिलेटेड थोड़ी बहुत बात भी जान लेते हैं। यूपीआई को कौन रेगुलेट करता है भाई साहब, तो एनपीसीआई करती है। एनपीसीआई का मतलब क्या होता है, यूनिक, एनपीसीआई का मतलब क्या होता है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। क्या होता है, नेशनल पेमेंट, क्या, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है, कॉर्पोरेशन, ठीक है, कॉर्पोरेशन, एनपीसीआई, ठीक है, ऑफ इंडिया, ठीक है, एनपीसीआई, ठीक है, याद रखना, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। यह बनाया गया था कब, 2008 में बनाया गया था, ताकि ऑनलाइन पेमेंट को हम लोग बढ़ावा दे सकें। इसने क्या बना डाला, यूपीआई बना डाला। इसने क्या बना डाला, यूपीआई बना डाला 2016 के अंदर में, ठीक है। और 2016 में यूपीआई बनाया तो ऑटो पे नहीं आया था, तो 2019 में यूपीआई में ऑटो पे वाला ऑप्शन आ गया, ठीक है, ऑटो पे वाला ऑप्शन आ गया, ठीक है। और आगे चल के 2022 में इसने क्या बना डाला, यूपीआई 1 2 3 पे बना डाला। यूपीआई 1 2 3 पे ये बटन से पेमेंट हो जाती थी, बटन वाले मोबाइल से आप अकाउंट नंबर डालें, मैंने डाल दिया 87083 जो भी नंबर है, ठीक है। अब आप पेमेंट के लिए ओके दबाए तो वॉइस से चलता था ये, ठीक है। इस तरीके की चीजें अभी तक यूपीआई ने सारी दे रखी हैं हमारे को। तो इट्स ऑल अबाउट द यूपीआई एंड न्यू डिसीजन, ठीक है, जो कि 15 सितंबर 2025 से लागू होने वाला है। याद रखना, सिर्फ और सिर्फ कैपिटल मार्केट, इंश्योरेंस, ट्रेवल और ये आपका जो ट्रेवल हो गया, ज्वेलरी हो गया, इन सारे केसेस में 5 लाख तक का वन टाइम में पेमेंट कर सकते हो। बाकी सब जो पर्सन टू पर्सन वाला है, जिसकी लिमिट 1 लाख थी और 1 लाख ही है, ठीक है बच्चे।
चलिए आगे बढ़ते हैं। विच रेगुलेटरी बॉडी नोटिफाइड द रूल्स फॉर यूपीएस इन मार्च 2025? देखिए यूपीएस क्या होता है, ठीक है, यूपीएस क्या होता है पहले ये देखेंगे, और कौन सी रेगुलेटरी बॉडी ने नोटिफाई किया है रूल्स, किसके रूल्स, यूपीएस के नए रूल्स मार्च 2025 में। देखिए नोटिफाई किया था लेकिन लागू जस्ट अभी हुआ है, ठीक है, लागू अब सितंबर में हो रहा है, तो इसके बारे में भी आपको पढ़ने की जरूरत है। अब सबसे पहले देखते हैं कि सर सवाल क्या पूछ रहा है कि एक रेगुलेटरी बॉडी है, ठीक है, उसने कुछ नियम कानून चेंज किए हैं, किसमें, यूपीएस में, ठीक है, यूपीएस में। अब ये यूपीएस का मतलब क्या होता है, ठीक है, यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम। क्या, यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम, यूनिफाइड पेमेंट या फिर पेंशन सिस्टम, ठीक है, यूनिफाइड पेंशन सिस्टम, ठीक है, ये है क्लियर पॉइंट, यूनिफाइड पेंशन सिस्टम, याद रखिएगा। पेंशन सिस्टम बोल रहा हूं तो इसका मतलब पेंशन से रिलेटेड है, जो कि हम लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं काफी सारे, हम लोग तो नहीं, ठीक है, हमें तो हर चीज के लिए पैसा भरना पड़ेगा भाई, तो ये उनको पेंशन मिलती है रिटायरमेंट के बाद, तो ये उसको डील करता है। देखिए क्या था, ये किसके अंदर में आता है, एनपीएस के अंदर में आता है। एनपीएस का मतलब क्या होता है, ठीक है, नेशनल पेमेंट सिस्टम। कई जगह पे आपको स्कीम भी मिल जाएगा लेकिन स्कीम नहीं है, ठीक है, याद रखना, ठीक है, पेमेंट सिस्टम याद रखिए। ये लागू हुआ था 2004 में, ये लागू हुआ था 2004 में, ठीक है। अब 2004 में जब लागू हुआ था नेशनल पेमेंट सिस्टम, याद रखना, तो इसको काम क्या दिया गया था कि भाई जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, एम्प्लॉयज हैं, उनका पेंशन कैसे कैसे देना है, आप इस तरीके का कैलकुलेशन करो, ठीक है। तो इन जनाब ने क्या किया, एनपीएस ने, कि एक ना प्रोविडेंट फंड काटने लगे, सरकार जो कर्मचारी है ना उनके यहां से प्रोविडेंट फंड काटने लगे कि ठीक है भैया आपकी सैलरी 40,000 रुपए है ना, ठीक है, तो उसमें से ना 10,000 रुपए हम लोग काटना शुरू कर देते हैं। तो 10,000 रुपए हमारे कटने लगे, ठीक है, 10,000 रुपए हमारे क्या हो गए, कटने लगे। यही 10,000 रुपए इकट्ठा होते होते हमारी रिटायरमेंट के टाइम पे बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है, और सरकार हमारे इस 10,000 रुपए का इस्तेमाल करती है बिजनेस के अंदर में, वहां से प्रॉफिट होता है, तो वही प्रॉफिट सरकार हमारे को दे देती है। अब मैं 25 साल, याद रखना एनपीएस ने कितना समय दिया था, 25 साल आपको काम करना पड़ेगा, 25 साल बाद आपको रिटायरमेंट मिलेगी, ठीक है। 25 साल बाद अगर आप रिटायर होते हो तो एनपीएस आपको पेंशन देना शुरू कर देता है, ठीक है, यानी रिटायरमेंट की जो एज है कितनी है, 25 साल, ठीक है, याद रखना। ऐसा नहीं कि आपने जॉब किया, 2 साल काम किया और छोड़ दिया, पेंशन आपकी बनने लगी, ऐसा होता है क्या? ऐसे तो मैं आजकल क्या हो रहा है ना, आजकल लड़के बहुत चालू चालाक हो गए हैं, फौज की भर्ती हो जाती है, ठीक है, 17-18 साल में, 17-18 साल में भर्ती हो जाते हैं, 32-33 में 14 साल कंपलसरी जॉब करनी है, ठीक है। अब देखिए 18 साल में भर्ती हो गए और 34 साल में रिटायरमेंट ले लिया, और फिर बैंकिंग की तैयारी करने लगे, पीएससी की तैयारी करने लगे। एक तरफ से पेंशन आएगी और एक तरफ से सैलरी आएगी। गवर्नमेंट के अंडर ही हम काम कर रहे हैं, पहले भी गवर्नमेंट के अंडर ही काम करते थे, अब भी गवर्नमेंट के अंडर ही काम कर रहे हैं, यानी कि हमारा मालिक तो एक ही है ना, बस डिपार्टमेंट बदल गया है, लेकिन एक तरफ से सैलरी लूंगा और एक तरफ से पेंशन लूंगा, ये किया जा रहा है आज की डेट में। तो ये 14 साल का लिमिट रखा गया है ना डिफेंस में, ठीक है, 14 साल के पहले आपको रिटायरमेंट नहीं मिलेगी, और अगर आप रिटायरमेंट लेना चाहते हो तो ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आप पेंशन के हकदार नहीं हो। अगर आप पेंशन के हकदार बनना चाहते हो तो आपको 14 साल काम करना पड़ेगा डिफेंस सेक्टर में। वैसे ही यहां पे 25 साल का काम किया गया था नेशनल पेंशन सिस्टम के अंदर में, 25 साल काम करोगे तो आपको पेंशन अलाउड कर दी जाएगी। क्लियर पॉइंट यहां पे। अब इसी के अंडर में बनाया गया यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम, ठीक है, इसी के अंडर में बनाया गया यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम। इसका मतलब क्या है, ये एनपीएस का ही एक अपग्रेडेड वर्जन है, ठीक है, अपग्रेडेड वर्जन है। अब एनपीएस ने क्या, यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम ने क्या किया है, इस पेमेंट सिस्टम ने यह बताया है कि देखो यार 2000, पहली बात तो इसको 2024 में बनाया गया था, ठीक है, और 2025 में इसने जो कानून में इसमें जो चेंजेस किए गए क्या, कि जो रिटायरमेंट की एज है ना, ठीक है, जो रिटायरमेंट की एज है, ठीक है, रिटायरमेंट एज जो है वो कितनी बढ़ा दी है, कम कर दी है, 20 साल तक कर दिया है, ठीक है, याद रखना। तो अगर नेशनल पेंशन सिस्टम की बात करें तो उसमें 25 साल तक की रिटायरमेंट एज थी, और यूनिफाइड पेंशन सिस्टम की बात करें तो इसमें मात्र 20 साल बाद आप रिटायरमेंट ले सकते हो, उसके बाद आप पेमेंट के लिए पेंशन के लिए एलिजिबल हो जाओगे। अब सर जो इसमें पहले से ऑलरेडी रजिस्टर है वो क्या करेंगे, तो उनको एक मौका मिलेगा, सिर्फ एक मौका ओनली, ठीक है, सिर्फ एक मौका मिलेगा, किस बात के लिए, ठीक है,
यहां पे एनपीएस से यूपीएस में शिफ्ट होने के लिए, एनपीएस से यूपीएस में शिफ्ट होने के लिए क्या मिलेगा? सिर्फ एक मौका मिलेगा, ठीक है, सिंगल चांस मिलेगा, याद रखना, सिंगल चांस। अगर आप लोग चाहते हो एनपीएस से, ठीक है, यूपीएस में शिफ्ट होना, तो एक बार एक मौका आपको मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ एक मौका, उसमें आप लोग शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अब सवाल क्या आ रहा है, सर ये तो कानून है, एनपीएस एक सिस्टम है, यूनिफाइड पेंशन सिस्टम है, इसको रेगुलेट कैसे कौन करता है? जैसे बैंकिंग सिस्टम को आरबीआई करती है, ठीक है, इंश्योरेंस सेक्टर को आईआरडीएआई करती है, जैसे कि आधार कार्ड को यूआईडीएआई करती है, वैसे इनको भी तो कोई डील कर रहा होगा ना। इनके रूल रेगुलेशन चेंज किसने किए हैं वो तो बताओ, वही तो आपका सवाल है, ठीक है। तो याद रखना कौन करता है, सी ऑप्शन करेक्ट है। याद रखना ये सारे के सारे डिसीजन। अब क्यों सी करता है इसका कैसे समझ में आएगा आप लोगों को? मैं किसकी बात कर रहा हूं? पेंशन की बात कर रहा हूं। मैंने क्या बोला, एनपीएस पूरी जो नौकरी करोगे पूरे समय में वो क्या करेगा, 10-10 हजार रुपए आपके काटता चला जाएगा और रिटायरमेंट के टाइम पे आपको एक बड़ा अमाउंट दे देगा और आपकी पेंशन पूरी जिंदगी चलती रहेगी उन्हीं पैसों से। यही होता है ना, ठीक है। मेरे पिताजी रिटायर हैं, ठीक है, उनको मरते दम तक पेंशन मिलेगी और जब रिटायर हुए थे तो इनको अच्छा खासा पैसा भी मिल गया था, जिसे घर बनाओ, अपना जमीन खरीदो, बिजनेस करो, कुछ भी करो, दैट्स अप टू यू, ठीक है। तो इस तरीके का सिस्टम एनपीएस ने किया था, पेंशन से रिलेटेड ही है ना। और ये क्या हो रहा है, प्रोविडेंट फंड ही तो कट रहा है, तो जाहिर सी बात है कौन इसको रेगुलेट करेगा? तो या पीआरडीए, ठीक है, पीएफआरडीए, ठीक है। तो पीएफआरडीए का मतलब क्या होता है, प्रोविडेंट फंड, क्या होता है, प्रोविडेंट फंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, क्लियर पॉइंट बच्चे यहां पे, ये बात आप याद रखेगा, ठीक है। प्रोविडेंट, तो पीएफडीएआर जो है ये क्या करता है, ठीक है, पीएफआरडीए क्या करता है कि इन दोनों स्कीम्स को, इन दोनों सिस्टम को रेगुलेट करता है, ठीक है। प्रोविडेंट फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। प्रोविडेंट फंड, रेगुलेटरी नहीं लिखा, ठीक है, कोई बात नहीं, रेगुलेटरी लिख लेना, ठीक है, रेगुलेटरी, प्रोविडेंट फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, क्लियर पॉइंट बच्चे। तो ये आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहां पे ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर दिखाई देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके लिए क्या आता है देखते हैं। द रॉयल भूटान बुद्धिस्ट टेम्पल was inaugurated on September 4, 2025 at which Buddhist heritage site? यहां पे एक बुद्ध भगवान का जो मंदिर है उसका इनॉग्रेशन किया जा रहा है, ठीक है, याद रखना। क्या द रॉयल भूटान बुद्धिस्ट टेम्पल, इसका इनॉग्रेशन भारत में किया जा रहा है, ठीक है, याद रखना। तो भारत में कहां पे किया जा रहा है आपको पता है, ठीक है, भूटान और नेपाल, श्रीलंका, ये जो चाइना भी हो गया, ठीक है, बुद्धिज्म को बहुत ज्यादा मानते हैं। तो भूटान का ही एक मंदिर है, उसी जैसा एक मंदिर हम लोग यहाँ पे भारत में बनाना चाह रहे हैं। तो ये कहाँ पे बनाया जा रहा है ये आपको बताना है। तो बच्चे राजगीर में बनाया जा रहा है, कहाँ पे, राजगीर में बनाया जा रहा है, क्लियर पॉइंट यहाँ पे याद रखना, ठीक है। अब भूटान की बात करते हैं, ठीक है। तो भूटान और भारत दो लोग इन्वॉल्व है यहाँ पे, याद रखना, है ना। भूटान की बात कर रहे हैं तो रॉयल भूटान बुद्धिस्ट टेम्पल, उसी के जैसा ही एक मंदिर हम लोग भारत में बना रहे हैं। तो यहाँ पे भूटान और यहाँ जुड़ा हुआ है, तो दो लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। एक अर्थ मिनिस्टर है भारत के, ठीक है, अर्थ मिनिस्टर, यूनियन अर्थ मिनिस्टर कौन है जल्दी से बताएं आप लोग, ठीक है, यूनियन अर्थ मिनिस्टर किरेन, ठीक है, किरेन रिजिजू, कौन, किरेन रिजिजू, ठीक है, रिजिजू, ठीक है, याद रखना, ठीक है, किरेन रिजिजू, ठीक है। उसके बाद भूटान की तरफ से कौन पार्टिसिपेट कर रहा है भाई साहब यहाँ पे, शेरिंग टोबैगो, जो कि वहां के पीएम है, ठीक है, पीएम शेरिंग टोबैगो, ठीक है। अब ये दोनों ने मुलाकात की, कहां पे मुलाकात की जनाब, तो इन लोगों ने मुलाकात की बिहार के, ठीक है, बिहार के राजगृह में, ठीक है। आज की डेट का जो राजगीर है, पहले राजगृह हुआ करता था, हमारे इतिहास में, क्लियर पॉइंट यहां पे याद रखना। अब इन्होंने क्या कहा है कि भैया इस टेंपल का जो हम लोग उद्घाटन कर रहे हैं इसमें बुद्धिज्म की क्या दी जाएगी, शिक्षा दी जाएगी, बुद्धिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा, बुद्धिज्म को फ्री में डेवलप किया जाएगा। लोग आओ, आप बुद्धिज्म को अपनाओ, आपको बुद्धिज्म की पूरी शिक्षा दी जाएगी, क्लियर पॉइंट यहां पे। चलिए बच्चे, अब
आगे क्या इसमें अब आगे का डिसीजन लिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात ये राजगीर ही क्यों, भाई कुछ तो ऐसी बात होगी ना, तो राजगीर ही क्यों। तो यहां पे याद रखना जो हमारे बुद्धिज्म, जो भगवान बुद्ध के देहांत के बाद बहुत सारी बुद्धिस्ट काउंसिल का ऑर्गेनाइजेशन किया गया, यानी कि मीटिंग का ऑर्गेनाइजेशन किया गया जहां पे बुद्धिज्म को कैसे बढ़ावा दिया जाएगा उसकी बात की जाएगी। तो जो पहला बुद्धिस्ट काउंसिल था ना, जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, अगर आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा होगा तो पहला बुद्धिस्ट काउंसिल, ठीक है, पहला बुद्धिस्ट काउंसिल राजगृह में ही तो हुआ था, ठीक है। कहां हुआ था, राजगृह, राजगृह जो आज की डेट का राजगीर है। कब, 483 BC के अंडर में हुआ था, यह आप लोग याद रख लें। क्लियर पॉइंट बच्चे यहां पे। चलिए, तो अब ये राजगीर रिलेट कर रहा है इस मंदिर से, क्योंकि इसी जगह में 483 BC में सेलिब्रेट किया गया था क्या, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, याद रखना। क्लियर पॉइंट। तो अभी जो रॉयल भूटान बुद्धिस्ट टेंपल है उसका इनॉग्रेशन राजगीर में किया गया, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चे। चलिए, किन किन ने पार्टिसिपेट किया, ये सारी की सारी चीज आपको याद रखने की जरूरत है, ठीक है। चलिए बच्चे, अब देखते हैं हेलो, आवाज आ रही है? हेलो हेलो हेलो, हाँ आवाज आ रही है। सॉरी, थोड़ा मैसेज आ गया था कि यार माइक्रोफोन चेक कर लो, तो मैंने वही चेक कर लिया, ठीक है। स्क्रीन पे आ रहा था, आपको आया ही होगा स्क्रीन पे यहाँ पे, है ना। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। अब इंटरनेशनल वल्चर अवेयरनेस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, इंटरनेशनल यानी कि अंतरराष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस हम लोग कब मनाते हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। गिद्ध, गिद्ध भाई बहुत टाइम पहले मिलते थे गिद्ध यार, बहुत टाइम पहले दिखते थे, अब बहुत ही कम कम दिख रहे हैं। क्यों दिख रहे हैं, लोग अवेयर ही नहीं है कि भैया गिद्धों को बचाना जरूरी है, ठीक है। आपका जो सड़े गले रोड पे जो जानवर मर जाया करते थे ना, ये गिद्ध ही थे जो उनको खाया करते थे, कीड़े मकोड़ों को खाया करते थे, ये गिद्ध ही थे जो रोड पे चलने वाले चूहों को खाया करते थे। यानी कि देखिए इकोसिस्टम में क्या फूड चेन है, और फूड चेन क्या कहता है कि भैया हर एक ऑर्गेनिज्म या फिर हर एक जीव जंतु हमारी अर्थ पे जरूरी है हमारे इकोसिस्टम के लिए। लेकिन गिद्ध देखिए ये भाई खत्म होते जा रहे, इनको क्रिटिकल एंडेंजर्ड की कैटेगरी में रखा गया है, क्रिटिकल एंडेंजर्ड की कैटेगरी में रखा गया है, याद रखना, ठीक है। क्रिटिकल एंडेंजर्ड की कैटेगरी में रखा गया है, किसने रखा, IUCN ने रखा है, ठीक है। IUCN होता है ना कि भैया जो जीव जंतुओं को IUCN लिस्ट में डाला जाता है, ठीक है। एंडेंजर्ड, क्रिटिकल एंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट का बनाया जाता है पूरा लिस्ट। तो भैया ये खतरे में है बहुत ज्यादा, क्रिटिकल एंडेंजर्ड स्पीशीज में आ रहा है, ठीक है, वल्चर। तो अब इसको बचाने के लिए हम लोग यहाँ पे एक अवेयरनेस प्रोग्राम लॉन्च करते हैं, हर साल एक दिन मनाते हैं, ठीक है। कौन सा दिन है, इंटरनेशनल वल्चर अवेयरनेस डे। कब मनाया जाता है, फर्स्ट सैटरडे। कब मनाया जाता है, फर्स्ट सैटरडे ऑफ सितंबर। क्लियर पॉइंट यहाँ पे बच्चे, फर्स्ट सैटरडे ऑफ सितंबर, यानी कि आज के दिन मनाया जाएगा। आज क्या है यहाँ पे, ठीक है, फर्स्ट सैटरडे ऑफ सितंबर की बात करें तो आज है 6 सितंबर, ठीक है, 6 सितंबर 2025। और कोई जरूरी नहीं है कि अगले साल भी 6 सितंबर को ही पड़े, क्योंकि पहला शनिवार मनाया जाता है सितंबर का, ठीक है, उस दिन हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, ये बात याद रखेगा। क्लियर पॉइंट बच्चे यहाँ पे। चलिए, अब ये इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट इंडिया के लिए बात कर लेते हैं। सर इंडिया में क्यों, इंडिया में क्या ऐसा किया गया है, तो इंडिया में देखिए असम में ना, असम की बात कर रहे हैं, असम में, ठीक है। इंडिया में क्या किया गया है, असम में एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, किसको बचाने के लिए, ये वल्चर। अब देखिए, अच्छा एक और चीज, ये 2021 पे मत जाइएगा, ये फोटो 2021 की लगी है, क्योंकि 2025 की हम बात कर रहे हैं, याद रखना। तो ये 4 सितंबर लिखा हुआ है 2021 में, शनिवार 2021 में 4 सितंबर को आया था, लेकिन अभी कितने आ रहा है, 6 सितंबर को आ रहा है, तो डेट बदलती रहेगी, ये बात आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। क्लियर पॉइंट बच्चे यहाँ पे। चलिए, अब यहां पे क्या किया गया, वल्चर को बचाने के लिए। अब लेटेस्ट न्यूज क्या है, एक तो आपको पता आज मनाया जाता है इंटरनेशनल वल्चर अवेयरनेस डे, दूसरा आसाम में, ठीक है, आसाम में क्या बनाया गया है, वल्चर, ठीक है, वल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए, वल्चर को अवेयर करने के लिए, ठीक है, यहाँ पे अवेयरनेस के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया गया है, ठीक है, ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया गया है। और ये ऑनलाइन पोर्टल कौन कर रहा है भाई साहब, किसने शुरू किया है, तो वहां के स्टूडेंट्स ने शुरू किया है, वहां के स्टूडेंट्स ने शुरू किया है, ये बात याद रख लेगा, ठीक है। और क्यों शुरू किया है, क्योंकि भारत के अंदर में अभी जो बात करें ना टोटल मैच्योर वल्चर की, तो टोटल, ठीक है, कितने हैं, एंडेंजर्ड हो चुके हैं
केवल 800, ठीक है, मैच्योर वल्चर हैं, ठीक है, कितने मैच्योर वल्चर केवल 800 हैं, याद रखना, ठीक है, केवल 800। अब भैया टोटल 800 तो बच गए हैं। एक झुंड हुआ करता था, एक वक्त हुआ करता था, अरे बहुत ज्यादा पुराना वक्त थोड़ी यार, हम अपने बचपन में गिद्धों को देखते थे यार, कोई गाय मर जाती थी तो भैया 800 गिद्ध तो एक साथ आ जाया करते थे, और आज पूरे हिंदुस्तान में टोटल 800 गिद्ध हैं, तो सोचिए किस हद तक ये लोग खत्म हो रहे हैं, ठीक है। तो इन्हीं को बचाने के लिए असम गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया है, और असम के स्टूडेंट्स ने क्या बनाया, ऑनलाइन पोर्टल बनाया है, ठीक है, याद रखना। तो गिद्ध को बचाने के लिए और वल्चर डे के को अवेयरनेस फैलाने के लिए किस सरकार ने या किस स्टेट ने ऑनलाइन पोर्टल बनाया है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, असम हो जाएगा। क्लियर पॉइंट बच्चे यहां पे। चलिए अब आगे देखते हैं, अगला सवाल क्या आता है आपका। Phase 2 of the PSA Mumbai terminal at JNPA was inaugurated in September 2025। देखिए सबसे पहले सवाल को समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद आंसर्स पे चलेंगे, ठीक है, क्योंकि सवाल ही नहीं समझ में आएगा तो आंसर का आप क्या करोगे। तो पूछ क्या रहा है, फेज 2, तो फेज 2 किसी चीज का फेज 2 होगा, यानी कि सेकंड, जो आपका सेकंड एपिसोड कह लो उसको फेज 2 कह सकते हैं हम लोग। PSA क्या है और मुंबई टर्मिनल क्या है और ये JNPA क्या है, ये चार चीजों के बारे में देखते हैं क्या है ये। तो फेज 2 तो किसी चीज का फेज 2 होगा, तो किसका फेज 2 पहले ये देख लेते हैं, ठीक है। PSA मुंबई टर्मिनल, यानी कि PSA मुंबई टर्मिनल बनाया गया था। तो सर ये PSA मुंबई टर्मिनल क्या है, PSA, ठीक है, और ये मुंबई टर्मिनल को मैं अलग अलग लिख लेता हूं, ठीक है, मुंबई टर्मिनल को अलग अलग लिख लेता हूं, ठीक है। PSA क्या है, एक सिंगापुर की कंपनी है, क्या है ये, सिंगापुर की कंपनी है, याद रख लेना, ठीक है, सिंगापुर की कंपनी है। क्या करती है, पोर्ट मैनेजमेंट करती है, ठीक है, पोर्ट मैनेजमेंट, यानी जो शिप आती है ना पोर्ट बंदरगाह, उसको मैनेज करती है, याद रख लेना, ठीक है, पोर्ट मैनेजमेंट करती है, ठीक है, पोर्ट मैनेजमेंट करती है। तो अभी इन लोगों ने 2018 में साथ मिलने की बात की, कब, 2018 में साथ मिलने की बात की। किन किन ने, मुंबई टर्मिनल, मुंबई का जो पोर्ट है बंदरगाह है, ठीक है, मुंबई का जो पोर्ट है बंदरगाह है उसने, और किसने, PSA ने, जो कि सिंगापुर की पोर्ट मैनेजमेंट कंपनी थी, दोनों ने हाथ मिलाया था 2018 में, और कहा था कि जो स्पेस है ना जहां पे शिप आके रुकती हैं, सामान उतारा जाता है, सामान चढ़ाया जाता है जहाजों के ऊपर, ठीक है, तो यहां पे हम क्यों ना इसकी कैपेसिटी को और ज्यादा बढ़ा दें, ठीक है, तो यहां पे बढ़ाने की बात की गई थी। तो पहली बार 2018 में, इसी को हम फेज 1 बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फेज 1 हम लोग कहते हैं, ठीक है। किन दोनों मिलकर बात की थी, तो PSA ने बात की थी मिलकर के, यहां पे याद रखेगा किसने, PSA ने, ठीक है, किसने, PSA ने। फर्स्ट फेज में PSA ने बात की थी और मुंबई अथॉरिटी ने बात की थी, फर्स्ट फेज, ठीक है, क्या करने के लिए, ठीक है, जो पोर्ट है उसको, उसकी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। अब पोर्ट कौन सा है ये भी बात कर लेते हैं, भैया मुंबई टर्मिनल तो नाम है ना, तो पोर्ट का नाम क्या है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी, जो कि मुंबई टर्मिनल को डील करेगा, कौन, जवाहरलाल, ठीक है, जवाहरलाल, ठीक है, पोर्ट अथॉरिटी, जवाहरलाल पोर्ट अथॉरिटी, जवाहरलाल पोर्ट अथॉरिटी की हम बात कर रहे हैं यहां पे, याद रखेगा। क्लियर पॉइंट बच्चे, यहां पे जवाहरलाल पोर्ट अथॉरिटी, ये क्या करेगा, इन दोनों की डील को मैनेज करेगा, और ये दोनों क्या करेंगे, जो पोर्ट होगा उसको बड़ा बनाएंगे। और ये कब बनाया गया था, 1989 में बनाया गया था जवाहरलाल पोर्ट अथॉरिटी, और फेज 1 शुरू हुआ है 2018 में, किसका, PSA प्लस मुंबई टर्मिनल का। ये दोनों मिलके, बार बार बता रहा हूं इसलिए ताकि आपकी दिमाग में न्यूज जो है ना कार्बन कॉपी की तरह छप जाए बच्चों, याद रखना, ठीक है, तो इसलिए बनाया गया था। तो अब इसका दूसरा फेज 2025 में बनाया गया है, इसी का काम वही है, ठीक है, काम वही है, लेकिन दूसरा फेज बनाया गया ताकि और बड़ा किया जा सके। तो वो कौन सा है, तो उसमें, तो किसने इनॉग्रेट किया है, आपका क्वेश्चन है। PM नरेंद्र मोदी, सिंगापुर के PM लॉरेंस वोंग ने। PM नरेंद्र मोदी जापानीज छोड़ो, जापानीज, UAE, श्रीलंका मतलब ही नहीं बनता, सिंगापुर की कंपनी, जाहिर सी बात है सिंगापुर का ही बंदा आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 यानी A इज करेक्ट। क्लियर पॉइंट बच्चे, ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। Who has been appointed as the new secretary, Department of Water Resource, River Development and Ganga Rejuvenation in September 2025, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, यहां पे किसको अपॉइंट किया गया है, किस चीज के लिए,
किसको अपॉइंट किया गया है? न्यू सेक्रेटरी के तौर पर अपॉइंट किया गया है। किस डिपार्टमेंट में? तो डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रेजुविनेशन इन सितंबर 2025। क्लियर पॉइंट बच्चे यहां पे। चलिए अब क्या किया जा रहा है कि ये एक डिपार्टमेंट बनाया गया है, ठीक है, यहां पे डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स, यानी कि वाटर रिसोर्स को मैनेज करने के लिए एक डिपार्टमेंट बनाया गया। फिर रिवर डेवलपमेंट, रिवर डेवलपमेंट का मतलब नदियों को कैसे डेवलप किया जाएगा, यानी कि सफाई कैसे करनी चाहिए नदियों की, और जो नदियों में जो बाढ़ आ जाती है उनको कैसे रोका जाएगा, या फिर नदियों का अच्छा कैसे किया जाएगा, ओवरऑल ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। गंगा रेजुविनेशन, गंगा रेजुविनेशन का मतलब क्या है कि गंगा नदी बहुत पॉल्यूट होती जा रही है। बनारस में देख लो आप, जो आपका हरिद्वार में देख लो, कहीं पर भी देख लो, तो गंगा नदी बहुत ज़्यादा पॉल्यूट होती जा रही है। तो उसको कैसे ठीक किया जाए, इन सब के लिए यहाँ पे एक डिपार्टमेंट बनाया गया था। इन्हीं डिपार्टमेंट का नाम है डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रेजुविनेशन, ठीक है। इसी के सेक्रेटरी के तौर पे किसको अपॉइंट किया गया है? याद रखेगा, वीएल कांता राव को अपॉइंट किया गया है, वीएल कांता राव। क्लियर पॉइंट बच्चे यहां पे। चलिए अब ये जो डिपार्टमेंट है क्या करता है, इसने 2014 में, ठीक है, नमामि गंगे नाम का एक प्रोग्राम शुरू किया था। कौन सा? नमामि नॉट नवामी, ठीक है, नमामि गंगे नाम का एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, ठीक है। नमामि गंगे नाम का एक प्रोग्राम लॉन्च किया था। नमामि गंगे नाम का एक प्रोग्राम 2014 में इसी डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया था। किस लिए? ताकि गंगा की सफाई कर सके, याद रखना, ठीक है। जल ही जीवन है, ठीक है, जल ही जीवन है, जीवन है, ठीक है। ये 2019 में इसी डिपार्टमेंट ने शुरू किया था। मैं आपको बता रहा हूं एग्जाम्पल के जरिए कि इसका काम क्या क्या है, ठीक है। जिसमें बोला गया था कि 100% घरों में क्या पहुंच जाएगा, घरों में नल से पानी पहुंच जाएगा, ये बताया गया था, ठीक है। पहुंच जाएगा किस मिशन में? जल ही जीवन है मिशन के अंदर में। क्लियर पॉइंट बच्चे यहां पे। अब इसी तरीके से वाटर मैनेजमेंट को ये मैनेज करने की कोशिश करता है। दो अलग अलग नदियों को जोड़ देगा, ठीक है। जैसे कि अभी आपका किन बेतवा प्रोजेक्ट एमपी में हुआ था, ठीक है, किन बेतवा प्रोजेक्ट एमपी में हुआ था ना, किन बेतवा प्रोजेक्ट एमपी में हुआ था, जो नदियों को जोड़ने का एक प्रोग्राम था, ठीक है। इस तरीके के प्रोग्राम कौन, तो यही डिपार्टमेंट करेगा। तो इसी डिपार्टमेंट की सेक्रेटरी के तौर पे यहां पे किसको अपॉइंट किया गया है? वीएल कांता राव को अपॉइंट किया गया है। यानी कि जो भी ये डिसीजंस मैं आपको बता रहा हूं, ये सारे के सारे डिसीजंस जो हैं, ठीक है, कौन लेने वाला है? वीएल कांता राव लेने वाले हैं, ठीक है। क्या हो रहा है यार? द साउंड कार्ड इज मिसिंग और डिसेबल इन द विंडोज डिवाइस मैनेजर। ओपन द डिवाइस मैनेजर एंड क्लैरिफाई। हेलो हेलो, एक मिनट बच्चे, आई थिंक यार आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही, कैसे पता चल करूँ? जस्ट अ मिनट, हाँ, आप लोग रुको। मैं तो 2 बार आ गया, मुझे लगा कि अवॉइड करूँ। चलिए रहा है, मैं अभी पॉज कर दूँ, आप देख लो एक बार, चेक कर लो। तो वो पॉज मत करिए आप, उसको कंटिन्यू रखिए, वो बीच में जब आएगा तब मैं उसको कटवा दूँगी सर को। बट आपको तो ये भेजनी है ना हमारे को। देखिए अब आते हैं तो फिर बताना दीजिए। वो तो मैंने क्रॉस कर दिया था, बट वो दोबारा फिर आएगा ही, आई थिंक। आएगा तो फिर मुझे बता देना है। तो इसका मतलब जो मैंने अभी तक पढ़ा उसकी साउंड नहीं आई होगी। आई है, साउंड तो आई है। तो 2 बार वो हुआ है ना? नहीं, वो आज साउंड तो आई है, वो बीच बीच में दिक्कत दे रहा है, वो साउंड तो आई हो गया। ओके ओके, ठीक है। वो फ्लक्चुएट हो रही है ना लाइन। वो तो हाँ, वो तो हो रहा है, ठीक है, ओके। कोई बात नहीं बच्चों, कंटिन्यू कर लेते हैं दोबारा से। कभी कभी टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, ठीक है, और ज़्यादा टेक्नोलॉजी के बारे में अपने को पता नहीं है कि मैं यहीं से खुद ही ठीक कर लेता, ठीक है, तो मैंने टीम को बुलाया, कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए, तो ये वीएल कांता राव की मैं बात कर रहा था, इन्हें ही अपॉइंट किया गया है न्यू सेक्रेटरी के तौर पे, ठीक है बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। डीपीआईआईटी
ने रिसेंटली मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, किस बैंक के साथ, क्या करने के लिए, स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए। क्लियर अपॉन यहाँ पे DPIIT, ठीक है, DPIIT ने रिसेंटली मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है किस बैंक के साथ, स्टार्टअप इंडिया को क्या करने के लिए, प्रमोट करने के लिए। ठीक है बच्चे, चलिए अब ये DPIIT क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। चलिए, DPIIT डिपार्टमेंट ऑफ या फिर डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंटरनल या इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। याद रखना, ठीक है। ये क्या करता है, DPIIT बनाया गया था ताकि स्टार्टअप्स को प्रमोशन किया जा सके। ठीक है, टू प्रमोट स्टार्टअप्स, ठीक है, टू प्रमोट स्टार्टअप्स, ठीक है, याद रखना। अब ये क्या करता है, DPIIT गवर्नमेंट के अंदर में। ये एक पॉइंट बार बार यार साउंड का क्या, ओके। तो बच्चों थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम है और साउंड की दिक्कत थी, तो क्लास को यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। अगर साउंड आ रही होगी अभी भी तो, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि वो लिख तो रहा है फ्लक्चुएशन लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, अगले सेशन में फिर मिलेंगे, नो प्रॉब्लम। ठीक है, आप लोग अपना ध्यान रखें।